दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम बहुत पास में आ गया। डर भी लग रहा होगा। हर चीज पढ़ी है, स्टिल हर दिन भूलने जैसी नौबत आ रही है। आज पढ़ रहे तो फिर कुछ भूल जा रहे हैं, रिवीजन कैसे करें, हर चीज का टेंशन चल रहा होगा। स्टिल बहुत सारे लोग ये भी होंगे जिनको ये पता है कि मैंने तो हर चीजें पढ़ी, तब भी याद नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी इश्यूज आपने दिमाग में रख भी रहे होंगे। डर सबसे बड़ा ये लग रहा है कि कहीं 2024 जैसा क्वेश्चन पेपर फिर ना आ जाए। ये सबसे बड़ा डर सबके अंदर होगा। तो आज मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने स्टैटिक को भी कवर किया है, करंट अफेयर को भी कवर किया है, ज्योग्राफी को भी कवर किया है, इवन अल्टरनेट क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं करंट अफेयर से, ये भी मैंने कवर किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, बस एक ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं टॉप 50 ऐसे कुछ क्वेश्चंस बना के लेके आऊं जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना। ये हमारा एलिमिनेशन का सेकंड है, लेक्चर है। ओके, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। विथ रेफर्स टू रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है। अब ये क्या बोल रही है, पंचायती राज विच इज फॉलोइंग इज करेक्ट बताना है आपको। बहुत सिंपल है। और लॉजिक सिर्फ लगानी है। मैं बोल रहा हूँ फिर से, अगर आप लॉजिक लगाओ तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा। पहली बात, अगर ये 3 टीयर सिस्टम की बात कर रही है, पहला स्टेटमेंट अगर आपको सही लग रहा है, तो दूसरे में 3 टीयर में हमेशा बोला गया ना डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पे होगा, रूरल एरिया में। रूरल एरिया में कहाँ, पंचायत में होगा, मतलब गांव के एरिया में होगा, ना कि ब्लॉक लेवल पे होगा। तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जा रहा है। आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल था। देखिए नेक्स्ट और मैं बताता हूँ, इजी है। अच्छे से सुनिए, अपने आप आ जाएगा। देखिए, विच विथ रेफर्स टू यूनियन फाइनेंस कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फाइनेंस कमीशन हैज चेयरमैन एंड 6 मेंबर। यहाँ पे ऐसा लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या है, इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग। अब ये तो किसी को भी पता है, अगर फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा तो किसके पास करेगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास करेगा, या किसके पास करेगा? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया, तो आपका यहाँ पे बोथ और सी ये दोनों गलत हो गए। तो बचे क्या है, डी और ए। अब मेरा रूल यहाँ पे ये बोलता है, नीदर वन और टू जल्दी किसी ऑप्शन में नहीं होता, हमेशा ऑप्शन वन ही होता है। अच्छा, नीदर वाले ऑप्शन कैसे होंगे, मैंने इसको भी इंक्लूड किया है, आप वो भी देख लीजिएगा, अभी आएगा। हिंदी मीडियम वाले का यहाँ पे आप अच्छे से देख भी सकते हो। अगर चाहिए तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए और एक क्वेश्चन से समझिए। विथ रेफर्स टू कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल there may not be a more than one third member of the total membership of a legislative assembly of the state. The legislative council at must have at least 40 members. अब देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? एक बोल रहा है कि 1/3 मतलब 33.33% होने चाहिए, इतना तो बोल दिया। दूसरे ने क्या बोल रहा है कि कम से कम तो 40 होने ही चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काट रही नहीं है, मतलब एक दूसरे को लैंग्वेज को एक तरीके से डाइवर्जन नहीं कर क्रिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ। बहुत सिंपल है। अब ये क्वेश्चन होते हैं, किसी ने कमेंट में बोला था कि फैक्चुअल चीजों को कवर किया। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिक ही लगाना है बस, और कुछ नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ एरिया। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है किसकी लार्जेस्ट बेसिन होगी, कावेरी की, महानदी की, कि तापी की? सबको ये पता है तापी एक नैरो में से बहती है। महानदी, अब आपके पास ये इंडिया का मैप है, इधर है आपकी महानदी और यहाँ पे बाकी सब रिवर आपको दिख रही है। कावेरी हो गई आपकी, इसी के साथ में, हाँ सॉरी, कावेरी हो गई, नर्मदा हो गई, अब ये सब आपको दिख रही है। अब यहाँ पे महानदी कहाँ, ऊपर के पार्ट में आ रही है। तो मतलब लैंड ज्यादा मिल रहा है। जब लैंड ज्यादा मिल रहा है तो उस रिवर को स्प्रेड होने का ज्यादा मौका मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसका रीजन क्या हो जाएगा, महानदी। कि ज्योग्राफी का एक ट्रिक भी है, टेक्निक भी है और नॉलेज भी है। इसी के साथ अल नीनो ला नीनो का एक क्वेश्चन है, देखिएगा, मैं उसको लास्ट में आपको बताऊंगा। और ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, अगर आपको अल नीनो का कॉन्सेप्ट भी नहीं याद है तो भी आप कर लोगे आराम से। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं मगर घबराहट के मारा गलत हो जाते हैं। सिर्फ इसमें क्या पूछा है, ट्रेंड पूछा है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड पूछा, तो यहाँ पे आपको एक दो चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, क्या इट रिमेन सेम और इट डिक्रीज, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो सकता है? पहला तो मैंने हमेशा बताया, एक और दो तो होगा नहीं अभी, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया। दूसरा तो एक दोनों एक साथ में तो नहीं होंगे। फिर उसके बाद दोनों फॉल्स भी नहीं हो सकते, ये भी मैंने बताया था। तो हो क्या सकता है इसमें, या तो सेकंड ट्रू होगा या तो फर्स्ट ट्रू होगा। अब मैंने आंसर बता दिया है और आपको कमेंट करके बताना भी है।
अब ये क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस इस तरीके से, मैंने बोला था अभी आपको करंट अफेयर के तरीके से कवर भी करवाऊंगा कि कैसे करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखिए, ये गोल 4 से पूछा है, ठीक है, किसका, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्या बोलता है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ना मुझे जानना है। बस यहाँ पे लॉजिक लगाइए, जब कभी कभार याद नहीं आता। तो सस्टेनेबल गोल पहला क्या बोल रहा है, मेकिंग एजुकेशन फ्री कंपलसरी, अच्छा एजुकेशन से मिलता जुलता है। दूसरा, इंप्रूविंग अ बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्फेसाइजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, यहाँ पे स्कूल आ गया, यहाँ पे एजुकेशन आ गया, मतलब ये दोनों तो सही है। अगर ये दोनों एक दो सात तो होने चाहिए, बाकी और नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे एक एलिमिनेट हो गया। अब बचा एक दो तीन चार, एक दो तीन। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला फाइंड आउट करना चाहिए चौथा, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, स्कूल के एजुकेशन की नहीं लिखा है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बोला है, तो चौथा गलत हो गया। तीसरे पे जाइए, एम्फेसाइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, ठीक है, अब एग्रीकल्चर प्रोग्रेस के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा है, तो तीसरा गलत हो गया। आंसर आ गया सी 1 और 2। और फास्ट करने का एक तरीका बताता हूं आपको। 1 2 स्टेटमेंट आपको कंफर्म हो गया, तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, हो सकता है आप चौथे से भी कंफ्यूज हो जाए, तो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। एम्फेसाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोग्राम नहीं है, तो तीसरा गलत कर दीजिए। और ऑब्वियसली चौथा तो गलत है ही है, और एक और दो तो सही है, ये रहा आपका आंसर आ गया। इस भी तरीके से भी कर सकते हो। अब इसी का अल्टरनेट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, G7 के ऊपर है। अब मैंने यहाँ पे कुछ स्कीम के नाम लिखी है। अब यहाँ पे आपको वही दिमाग लगाना है, वही लॉजिक लगाना है, और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको लास्ट के वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी आप अपनी तरफ से सॉल्व करिए, फिर मैं लास्ट में आके आपको आंसर बता भी दूंगा। चलिए, सेम चीज है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब ये देखिए, यहाँ पे आईटी ब्रांड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है जो डेट के ऊपर सारे, ब्रांड के ऊपर सारे, मगर स्टिल आपको कंफ्यूजन है कि ये ए होगा कि बी होगा। सिंपल सा सोल्यूशन बता देता हूं। अब ये जो ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखा था, एक्सेंचर, अब ये एक्सेंचर ऑलरेडी उस टाइम पे टॉप पे थी, ये मेजोरिटी लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता, अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि हाँ भाई ये मोस्ट वैल्यूएबल है, मतलब फर्स्ट रैंक पे तो होगी। फिर उसके बाद टीसीएस को सेकंड रैंक पे बोला है। तो क्या ये दोनों आपको लग रहा है कि एक दूसरे के साथ है कि अलग अलग है? टीसीएस ये तो नहीं बोल रहा कि टॉप 1 पे है, ये बोल रहा है सेकंड पे है। और टॉप 1 पे किसको बोला है, ये आपको दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंपल है, बहुत सिंपल है। नहीं समझ में आ रहा है? स्टिल ये रहा, देखिए, with refers to a global innovation index 2025, which one of the following statement is are correct? India improved its ranking 38 position among the 139 economic in GAI 2025, moving from up from 39 2024 से। फिर इंडिया का रैंक फर्स्ट अमंग द लोअर मिडल। अब ये देखिए, ये जनरल स्टेटमेंट है, हर बार यूपीपीसीएस ऐसे जनरल स्टेटमेंट देता है, यूजुअली ये सही होता है ना। अब बचा है कि दूसरा, और फिर बचा है नीदर वाला। नीदर वाला होगा नहीं, और दूसरा सही है तो पहला ये होगा नहीं। अब बीसी, अब यहाँ पे आया 50-50 का काम। और हमेशा जितने भी यूट्यूबर अगर ये आके आपको बोले ना ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है, बोथ वाला हमेशा सही होता है, ये कभी मत जाइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। मैं ये अल्टरनेट क्वेश्चंस आपके लिए बना के लेके आऊं एक एग्जांपल के तौर पे। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं इसका एक पूरा डिटेल वीडियो ला दूंगा आपके सामने। बस आपको इतना करना है कि ये चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, भयंकर मेहनत लगती है। अब एक यूपी स्पेशल से भी है, ठीक है, यूपी स्पेशल से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। असर्शन रीजन का है, हर बार आदमी ये कंफ्यूज होता है कि ए को मारे कि बी को मारे। इसका भी एक ट्रिक बता देता हूं। शुगर कैन एंड शुगर प्रोडक्शन इन यूपी इज मोर देन महाराष्ट्र बट प्रोडक्टिविटी इज लेस। पहला क्या बोला है, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करा है। हर एक एक वर्ड को अगर आपने ध्यान से पकड़ लिया ना एग्जाम के टाइम पे, हर एक एक वर्ड को, कोई ऐसा नहीं है जो आपका एग्जाम ना रोक कर सके। आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। बस आपको ये है कि एक एक वर्ड आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको एक एक वर्ड पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस पहले पता चलनी चाहिए कि एक एक वर्ड के कैसे कैसे रोल है। तो आपको ये पता चल गया कि क्या रोल कर रहा है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला ये होगा। दूसरा क्या है, मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन द महाराष्ट्र आर इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को काउंटर कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, किसके साथ, इसके साथ मिल रहा है कि जुड़ रहा है, अलग है, थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन महाराष्ट्र इज आर कोऑपरेटिव सेक्टर्स। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात होती है, तो प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड होता है, लैंड से, वहां के लेबर से, वहां की स्किल्स से। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ तो कनेक्ट नहीं है। लेकिन क्या एक दोनों सही है? हाँ, दोनों सही है। क्यों, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो महाराष्ट्र में है, ये जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। तो एक और दो तो बहुत सही लग रहा है।
तो क्या इसका मतलब बिकॉज लगाने पे क्या ये इसका आंसर सही आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी है बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से नहीं, लैंड के वजह से और स्किल के वजह से है। हाँ, ये लैंड और स्किल कोऑपरेटिव सोसाइटी से है, ये इनडायरेक्टली करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और दो दोनों तो सही है, मगर एक दूसरा एक को फॉलो नहीं कर रहा है, ये आपको पता चल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, और एक आगे चल लेते, चलिए। एकदम फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफर्स टू उत्तर प्रदेश। फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशन अबाउट 12.8% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अ स्टेट। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है ऊपर नीचे होके। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया हैव अ नो फॉरेस्ट लैंड। अब आपको अगर इतना छोटा सा भी पता होगा कि वेस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी में कहाँ पे कैसा प्रोडक्शन है और कैसी क्लाइमेट है। ठीक है, कहाँ पे बारिश पूरी नहीं होती, तो मथुरा साइड में अच्छे से नहीं हो पाती, कहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो पाती, ईस्ट में। तो अब आप इतना सोचिए कि जौनपुर, गाजीपुर, ये सब किस साइड आ रहा है? ईस्ट में आ रहा है, सेंट्रल में आ रहा है कि वेस्ट में आ रहा है? बस इतना सोचिए, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल था ये, बस इसको टफ बना दिया गया ज्यादा सोचने की वजह से। हो क्या जाता है कि जब हम फैक्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ना, तो इसलिए गलत होता है। एक क्लासिक एग्जांपल ये देख लीजिए, मैं फिर बता रहा हूं, मैं ऐसे आपको हजारों एग्जांपल दूंगा जिससे मैं ये साबित कर सकता हूँ कि सिर्फ आपको, अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा है, स्ट्रांग है, नॉलेज तो स्ट्रांग चाहिए थोड़ा बहुत, अगर वो है तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 उस टाइम का इंडेक्स है, मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है जापान, रशिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये सब एजेंसी क्या करती है? एक तो वेस्टर्नाइज एजेंसीज ये सब ज्यादातर बड़े बड़े कंट्री को फोकस रखती है, और रशिया उनके लिए हमेशा घटिया ही होता है ना? तो आप यहाँ पे बी और ए गलत कर दिए। क्यों? क्योंकि रशिया लास्ट में है, सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होना चाहिए हांगकांग या तो जापान में। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो या तो हांगकांग या तो जापान, यही दोनों ऊपर नीचे होने चाहिए, या तो ये फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा, या तो 3-4 होगा या तो 4-3 होगा, है ना? यही होना चाहिए। तो अब ये सीक्वेंस में क्या आपको इधर दिख रहा है? यहाँ पे 4-1 दिख रहा है, ना कि 4-3 दिख रहा है। तो ये तो गलत हो गया। तो बचा क्या? सी। देख लिए, सिंपल सा है। आपको ये लग रहा होगा ट्रिक है, मैं कोई ट्रिक बता रहा हूं, मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं। जब आपको 150 क्वेश्चन करने ना, ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, उसका ये एक तरीका है। आज से मैं यही चाहता हूं कि हर एक बच्चा 150 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाए। और एक क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं, यूपीपीसीएस कैसे यूजुअली पेपर डिजाइन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पांसिबल फॉर थ्रोइंग अ बॉम्ब अ वॉइसरॉय हार्डिंग इन दिल्ली। इस कॉन्स्पिरेसी का क्या नाम था, ये जरूर मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ पे किसकी किसकी देखिए, ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन, युगांतर। अब यहाँ पे आप युगांतर देख के आपके ब्रेन तुरंत ये वर्क करेगा कि भाई ये तो होना चाहिए। फिर क्या है? यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, नहीं। अनुशीलन समिति। अब यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गया कि भाई बी होगा कि डी होगा। यहाँ पे भी ये है ना, अखिल भारतीय मजदूर संघ, फिर उसके बाद है कि अनुशीलन समिति यहाँ पे पहले डाल दिया, फिर युगांतर। अब ये दोनों को देख के बहुत ज्यादा दिमाग कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा कि ये होगा कि ये होगा। अब आप पूरे कंफ्यूज हो चुके हो। यूजुअली क्या करती है आयोग, जैसा कि आप देख रहे हो कि जिसका आंसर करेक्ट है इसमें, उसको नीचे डाल दिए। क्यों? क्योंकि तब तक आप कंफ्यूज रहो। मैं ये नहीं बोलता ये हर बार होता है, जैसे कि यहाँ पे तो नहीं हुआ है कि दूसरे सेक्शन का है तो हर बार हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप दो में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज होगे? क्योंकि दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। तो जब आपके पास ऐसे वाले सेट आएंगे, तो उसमें हमेशा लास्ट वाले ऑप्शन को सबसे ज्यादा कंसीडर करना डेफिनेटली सही होता है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं, तो देखिए, और एक आपको एग्जांपल देता हूं इसी का। ऑल इलेक्शन और टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय। पंचायत का चुनाव कौन चुनाव कौन परंपरा चुनाव कौन करवाता है? ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्शन ऑफ इंडिया है, पंचायती राज कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है और स्टेट लेजिस्लेचर है। सबको ये पता है कि इलेक्शन कमीशन तो हो नहीं सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर हो नहीं सकती है, पंचायत राज कमीशन भी नहीं हो सकती है। तो क्या आया? सेकंड, स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ, अब जो नए लोग होंगे वो यहाँ पे कंफ्यूज होंगे ये दोनों में। तो स्टिल कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। अब ये देखिए, अल नीनो ला नीना वाला ये कॉन्सेप्ट, मतलब मेरे ख्याल से 90% लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है? कि अल नीनो सर कैसे याद करेंगे, क्या जरूरत ही नहीं है इतना ज्यादा समझने की, एकदम सिंपल है, बस आपको ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ पे अल नीनो का क्या बोला, अल नीनो इन्वॉल्व अपीयरेंस ऑफ अ वार्म करंट इन द कोस्ट ऑफ अ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक। अब ये सबको पता है कि हाँ, कुछ वार्म करंट से तो रिलेटेड है। नहीं भी पता, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई लूपहोल नहीं छोड़ा।
दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। दिस वार्म करंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरिवियन करंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस, thereby increasing the amount of a plankton in the sea। अगर किसी को ये थोड़ा सा भी नॉलेज होगा ना, बेसिक नॉलेज, अगर ओशियन का 1 या तो 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जितने प्लैंकटन होते हैं वो डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपको इतना पता हो गया, ये बेसिक नॉलेज है। अब आपको ये पता चल गया कि दूसरा, और मेरा रूल क्या बोलता है, नीदर तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो आपने यहाँ पे नीदर को काट दिया, दूसरा काट दिया, बोथ काट दिया, ऑटोमेटिकली आपका आंसर ओनली वन आ गया, है ना। सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब चलिए, मैंने कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए थे। हाँ, अब देखिए, ये स्कीम से मैंने एसडीजी 7 को कनेक्ट किया था और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर मैंने आपको लगभग अंदाजा दे दिया था, सी होगा आंसर सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 39th होना चाहिए। तो मेरे ऐसे ऐसे मैंने कुछ चीजें बताई है जो आपको बहुत रेयर है लेकिन बहुत कॉमन भी है। कॉमन सेंस एग्जाम में यूज करना बहुत रेयर हो गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप बस थोड़ा सा सोच के ये करोगे ना, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां पे आपने सिर्फ ये सोच के जाओगे कि मेरा नॉलेज के बेस पे मैं निकाल लूंगा, तो फिर आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, फिर डेफिनेटली कोई नहीं है। फिर एग्जाम रुकेगा, फिर आप ही टेंशन में आओगे। तो इसके लिए मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 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 अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को देखिए। मैं अपनी तरफ से आपकी हर एक मदद कर रहा हूँ, एक एक तरीके से समझा रहा हूँ, बस आपको अच्छे से देखना तो खुद से भी पड़ेगा। ओके दोस्तों, अगर इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा। आप चाहते हो कि मैं ऐसे कुछ और क्वेश्चंस बनाऊं तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं और ऐसे अल्टरनेट क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसमें मैं आपकी करंट अफेयर को, एलिमिनेशन को बहुत स्ट्रांग कर दूंगा, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों कर देना। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।